आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग यूनिट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें हॉट वर्किंग प्रोसेस एंड द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कल कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या है, हॉट वर्किंग प्रोसेस, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का डिफरेंस क्या है, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। आज उसी को मैं रिपीट करके हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या है उसको डिटेल में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। व्हाट आर द हॉट वर्किंग प्रोसेस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैकेनिकल वर्किंग ऑफ द प्रोसेस विच आर डन एबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर जो भी आपको मेटल का काम किया जाता है, मेटल को ऑपरेट किया जाता है, उसको हॉट वर्किंग प्रोसेस करते हैं। कोई भी प्रोडक्ट को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करेंगे और उसके बाद उसका ऑपरेशन करेंगे तो वो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस आपको कहलाएगा। वो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस आपको कहलाएगा। सम मेटल्स सच एज ए लेड एंड द टीन, लेड एंड टीन का जो है, जो आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो आपको कम है, दैट इज एट द रूम टेम्परेचर। वो आपको लेड का और टीन का रूम टेम्परेचर पे ही आपका हॉट वर्किंग ऑपरेशन है। सभी मेटल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर अपना अलग अलग होता है। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मतलब है कि जब मेटल को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उसमें न्यू ग्रेन्स का ग्रोथ होने लगता है, न्यू ग्रेन्स का फॉर्मेशन होने लगता है, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं, है ना। तो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस जिसमें कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर आपको गर्म किया जाता है ना। और दूसरा है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्रेन अकर्स बाय प्रोसेस ऑफ द कोल्सनेस ऑफ द एडजॉइनिंग द ग्रेन्स। जो ग्रेन्स है हॉट वर्किंग प्रोसेस में, जो ग्रेन का साइज है वो आपको बढ़ जाता है। ग्रेन का जो साइज है वो आपको बढ़ जाता है। और ग्रेन ग्रोथ होने से क्या होता है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो आपकी पुअर हो जाती है। हॉट वर्किंग में, कोल्ड वर्किंग में कल मैंने बताया था, कई मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको इंप्रूव हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, यील्ड क्राइटेरिया आपको इंप्रूव हो जाती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि उसमें कंप्रेस हो जाता है। इसमें आपको ग्रेन ग्रोथ हो गया ना तो वो कमजोर पड़ जाता है। ग्रेन के आपके इलोंगेट होने से जो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ, हर एक टाइप का टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, वो आपको हॉट वर्किंग में कमजोर हो जाता है। तो कल भी मैंने आपको कंपेरिजन में बताया था कि आपको ज्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ, हार्डनेस आपको बढ़ानी है तो आपको कोल्ड वर्किंग करना पड़ेगा। इसमें आपको हार्डनेस आपको कम हो जाएगा ये हॉट वर्किंग में, है ना। तो किसी भी हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो आपको हीटिंग होता है, आपको सॉलिडेस्ट टेम्परेचर के आपको नीचे होता है, मेल्टिंग पॉइंट के आपको नीचे होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के आपको ऊपर होता है। ये आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस है ना। हॉट वर्किंग प्रोसेस आपको आपको क्लियर हो गया। अब नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द हॉट वर्किंग इन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। हॉट वर्किंग प्रोसेस का मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या इफेक्ट है, व्हाट आर द इफेक्ट्स आर देयर इन द केस ऑफ द हॉट वर्किंग प्रोसेस। तो ये आपको इफेक्ट आपको बताया जा रहा है। ये आपको 11 इफेक्ट्स हैं, 11 इफेक्ट्स आर देयर इन द केस ऑफ द हॉट वर्किंग। क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं
उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये हॉट वर्किंग होता है एज ए टेम्परेचर दैट मेटल डज नॉट वर्क हार्डन। इसमें आपको मेटल जो है वर्क हार्डन आपको नहीं होता है, हार्डनेबिलिटी जो है नहीं बढ़ता है, हार्डनेस आपको नहीं बढ़ता है हॉट वर्किंग प्रोसेस में। दूसरा, कुछ मेटल्स आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है लेड के बारे में, टीन के बारे में, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही आपको हॉट वर्क होता है ना। दूसरा इफेक्ट क्या है, राइजिंग द मेटल टेम्परेचर। मेटल टेम्परेचर को राइज करने से जो स्ट्रेसेस है आपको लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। स्ट्रेसेस आपको, इंटरनल स्ट्रेसेस आपको कम हो जाता है। इंटरनल स्ट्रेसेस जो जिस पार्ट को आप गर्म किए हैं उसमें आपको कम हो जाता है ना। और दूसरा, डिफॉर्मेशन उसमें जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस में ज्यादा होगा। सेम फोर्स आप जो कोल्ड वर्किंग में लगाएंगे और सेम फोर्स अगर आप हॉट वर्किंग में लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन जो है आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में आपको ज्यादा होगा। फॉर द सेम फोर्स आपको डिफॉर्मेशन, आपने इसको मेटल को गर्म किया हुआ है तो ये आपको ज्यादा होगा, है ना। तीसरा, आपको जो इसमें इफेक्ट आएगा, अगर लार्ज डिफॉर्मेशन करना है तो आपको हॉट वर्किंग में जाना ही पड़ेगा। कोल्ड वर्किंग में ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना पावर का आपको मोटर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको लार्ज डिफॉर्मेशन चाहिए तो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में ही जाना पड़ेगा। पर पास, जैसे हम लोगों ने रोलिंग में स्टडी किया था ना, सिंगल पास में इतना रिडक्शन हुआ, तो जो थिकनेस में आपको रिडक्शन हो रहा है, अगर ज्यादा आपको थिकनेस में रिडक्शन चाहिए तो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो आपको एनीलिंग से फर्क पड़ता है वही फर्क आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में पड़ता है। ये आपको स्टेन हार्डन आपको मटेरियल को आपको नहीं करता है, ये स्टेन हार्डन आपको मटेरियल को आपको नहीं करता है ना। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर कोई इंप्योरिटी आपको प्रोडक्ट में है तो हॉट करके आप उसको प्रेस करते हैं तो इंप्योरिटी आपका खत्म हो जाता है। जो इरेगुलेरिटी है वो आपको खत्म हो जाता है। नॉन मेटालिक इंप्योरिटीज वो जो है वो आपको ब्रोकन हो जाता है। ये फायदा है इसमें हॉट वर्किंग प्रोसेस में। आपने गर्म किया, गर्म करके फिर प्रेस किया, जो हल्का वॉइड्स होगा, क्रैक्स होगा, वो आपको खत्म हो जाएगा। हॉट वर्किंग प्रोसेस में आपको खत्म हो जाएगा, है ना। अनदर इफेक्ट है हॉट वर्किंग में, ग्रेन स्ट्रक्चर है वो आपको रिफाइन करेगा। मैं आपको यहां भी पहले बताया था कि हॉट वर्किंग का मतलब ही है कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का तभी कहलाता है जबकि ग्रेन ग्रोथ होने लगता है ना। ग्रेन ग्रोथ होता है ना तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसमें जो आपको जो कॉलमनर डेंड्राइट्स ऑफ द कास्ट मेटल है ना, तो वो आपको स्मॉलर ग्रेन में आपको चेंज हो जाता है, उससे आपको इंप्रूव हो जाता है। ये आपको इफेक्ट होता है हॉट वर्किंग प्रोसेस में। एंड सातवां जो इफेक्ट होता है, जो आपको हॉट वर्किंग प्रोसेस में जो आपको इफेक्ट होता है, सरफेस फिनिश ऑफ द हॉट वर्क मेटल is not nearly good as the cold working because of the oxidation and scaling.
हॉट वर्किंग प्रोसेस में ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, गर्म रहता है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, स्केल का फॉर्मेशन आपको शुरू हो जाता है ना। Hence the surface finish in this case of the hot work metal is not good as compared to the cold working process, है ना। सरफेस जो फिनिश होगा वो हॉट वर्किंग में आपको उतना बढ़िया नहीं होगा जितना कि आपको कोल्ड वर्किंग में होगा। और आठवां जो इफेक्ट होगा as regards the temperature at which to start the hot work and which to stop the hot work, कल भी मैंने आपको बताया था। ये आपको इंडस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल आपको रिजल्ट कर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है टेम्परेचर को डिसाइड कर पाएंगे कि किस टेम्परेचर पे हमें इस आइटम के लिए, इस मटेरियल के लिए हमको जो हॉट वर्किंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है और इस टेम्परेचर पे हमें जो है खत्म करना है। ये आपको एक्सपेरिमेंटल आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कंपनी में जो मैनेजर होता है उसको ये मालूम रहता है कि इतने डिग्री टेम्परेचर पे हॉट वर्किंग स्टार्ट करेंगे, इतने डिग्री टेम्परेचर पे आपको ये खत्म करेंगे। ये आपको थ्योरेटिकल रिजल्ट से आपको नहीं आ सकता है, ये आपको एक्सपेरिमेंटली आपको करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है आप अच्छे प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, रिसर्च भी आप कर सकते हैं कि व्हेन टू स्टार्ट द हॉट वर्किंग फॉर दिस मेटल, फॉर दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के लिए किस टेम्परेचर पे स्टार्ट करेंगे, किस टेम्परेचर पे खत्म करेंगे। ये एक जो है बहुत बड़ा जो है आपको रिसर्च का टॉपिक है। और इंडस्ट्री में आपको कल भी मैंने बताया था कि जो है डिफेक्ट फ्री आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए डिफेक्ट फ्री आपको जरूरी है, क्योंकि ये जो हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि वो आपको मेटल के लिए होता है वो, तो मेटल में आपको कॉस्टली है। एक भी आइटम डिफेक्टिव हो गया तो जो ऑनर बोलेगा कि जो है आइटम डिफेक्टिव निकाल दिया, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। डिफेक्टिव आइटम आपको जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताए, 8-9 प्रोसेस मैंने आपको हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग में बताया हुआ था, आप डिफेक्ट निकालेंगे, मेटल महंगा है, कंपनी को लॉस हो जाएगा, द कंपनी विल बी गो टू द लॉस। अगर एक भी आइटम आपको निकलता है तो आप उसको हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग शुरू करने के पहले ही जो है आप सही से ढंग से डिसाइड कर लीजिए कि टेम्परेचर कितना होगा, कितने टेम्परेचर पे स्टार्ट करेंगे, कितने टेम्परेचर पे खत्म करेंगे, जिससे कि डिफेक्ट फ्री आइटम आपको नहीं मिलेगा। दूसरा 9 पॉइंट में आपको ये इफेक्ट बता रहा है, टू हाई टेम्परेचर में काउज द फेज चेंज एंड ओवरहीट द स्टील वेयर ए टू टेम्परेचर में रिजल्ट इन द एक्सेसिव वर्क हार्डनिंग। कह रहा है आपको कि हायर टेम्परेचर पे करेंगे तो आपको फेज चेंज होगा, लोअर टेम्परेचर पे करेंगे तो एक्सेसिव वर्क हार्डनिंग होगा। तो आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होगा वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा हर एक मेटल के लिए, हर एक आइटम के लिए। हर एक आइटम के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कितना होगा, कितने पे हम उसको शुरू करेंगे, कितने में खत्म करेंगे। और ये जो है आपको एक्सपेरिमेंटल ही आपको मिल सकता है, किसी आइटम का प्रोडक्ट का बनाने के लिए बाद ही आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या फर्क हुआ, उसको उसके बाद ही आपको पता चलेगा, है ना। ये आपको इफेक्ट आता है। दूसरा, डिफेक्ट्स इन द मेटल सच एज ब्लो होल्स। ब्लो होल्स को मैंने डिफेक्ट्स का सभी रोलिंग में, फोर्जिंग में, सभी में मैंने डिफेक्ट्स को आपको बताया था कि मैंने इसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं, इंटरनल पोरोसिटी और क्रैक्स होते हैं, वो आपको खत्म हो जाते हैं, गेट रिमूव्ड एंड वेल्डेड अप ड्यूरिंग द हॉट वर्किंग, है ना। आपने गर्म किया, ऑब्जेक्ट को गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने प्रेस किया, तो जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो आपके खत्म हो गए। जो डिफेक्ट्स है, आपको जो क्रैक्स है वो आपको खत्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा इफेक्ट है और सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जितने भी तरह के ब्लो होल्स हैं, इंटरनल पोरोसिटी है,
आपके जितने भी हॉट वर्किंग प्रोसेस है उसमें क्रेक्स हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ना। और जो अंतिम आपको इफेक्ट है कि भाई इसमें सेल्फ एनीलिंग हो जाता है, एनीलिंग करने की जरूरत नहीं है। एनीलिंग प्रोसेस आपने हीट ट्रीटमेंट में आपने पढ़ा होगा। एनीलिंग वर्ड जो है आपको हीट ट्रीटमेंट से आता है, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, है ना। तो ये सेल्फ एनीलिंग हो जाता है। इसमें आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद जो है वो उसमें सेल्फ एनीलिंग हो आ जाता है, और एनीलिंग के बाद जो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रॉपर्टी आती है वो इसमें आप खुद ही आ जाएगा, है ना। तो ये आपको लॉस ऑफ द डक्टिलिटी को, ये आपको सेल्फ एनीलिंग जो है उसमें आ जाता है। तो आपका पहले मैं आपका अटेंडेंस ले लूं। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट, है ना। फिर से मैं आपको अटेंडेंस आपको फिर से बता देता हूं। नितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट। तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये सारे 9 पार्टिसिपेंट हैं आज, और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक आपका चल रहा है हॉट वर्किंग कोल्ड वर्किंग का। इसका पहले भी हमने किया था, तो आज मैं डिटेल से इसके बारे में हॉट वर्किंग का डिफिनेशंस वगैरह और क्या इफेक्ट्स होते हैं वो मैं डिटेल से आपको जो है उसको करवा रहा हूं। दूसरा, मेरिट्स क्या क्या है हॉट वर्किंग के। मेरिट यही है कि आप उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे हैं। देन देयर इज नो स्टेन हार्डनिंग। स्टेन हार्डनिंग नहीं होगा उसमें। स्टेन हार्डनिंग जो है उसमें आपको नहीं होगा। दूसरा, एट ए हायर टेम्परेचर द मटेरियल वुड हैव हायर अमाउंट ऑफ द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी आपको ज्यादा होगा, है ना। डक्टिलिटी ज्यादा होने से क्या है कि डिफरेंट टाइप की जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं, ब्रिटल मटेरियल का भी आप जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस आप कर सकते हैं। ब्रिटल मटेरियल आप कोल्ड वर्किंग में आप नहीं कर सकते थे। ब्रिटल मटेरियल का कोल्ड वर्किंग आपको फिजिबल नहीं है। आपको ब्रिटल मटेरियल के लिए जो है आपको हॉट वर्किंग में ही आपको जाना पड़ेगा, ब्रिटल मटेरियल के लिए। और इसमें आपको डक्टिलिटी जो है आपको बढ़ जाता है ना। तीसरा आपको मेरिट है, ग्रेन स्ट्रक्चर आपको रिफाइन कर जाता है, इलोंगेट कर जाता है ना। ग्रेन स्ट्रक्चर आपको रिफाइन करेगा और नया शेप ले लेगा, नया शेप आपको ले लेगा। और जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो आपको इंप्रूव कर जाएगा, नया शेप ले लेगा ग्रेन स्ट्रक्चर का, आपको नया आपको शेप आ जाएगा। तो ये उसका मेरिट है। चौथा उसका मेरिट है, पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज कंसिडरेबली मिनिमाइज्ड। पोरोसिटी आपका खत्म हो जाएगा। जितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं ना,
डिफेक्ट्स को आपको सारा जो है आपको आपको खत्म कर देगा, है ना। डिफेक्ट जितने भी होते हैं, ब्लो होल्स होते थे, क्रेक होते थे, पिन होल्स होते थे, सारे डिफेक्ट्स को ये आपको खत्म करेगा। ये जो है हॉट वर्किंग का आपको बेनिफिट है ना। दूसरा, इफ द प्रोसेस इज प्रॉपरली कैरिड आउट, तो इसमें सही ढंग से करने पे टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कोरोजन रेसिस्टेंस पे आपको कोई फर्क नहीं आता है, डज नॉट अफेक्ट, है ना। ये अफेक्ट नहीं करता है आपको। ये जो प्रॉपर्टी थी ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कोरोजन रेसिस्टेंट, ये आपको कोल्ड वर्किंग में आपको बढ़ जाता था। हार्डनेस उसमें कोल्ड वर्किंग में आपको बढ़ जाता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कोल्ड वर्किंग में बढ़ जाता है, कोरोजन रेसिस्टेंस आपको बढ़ जाता है। यहां पर आपको कोई इफेक्ट उसमें आपको नहीं होगा, है ना। और छठा जो मेरिट्स है कि ये आपको लेस फोर्स लगेगा आपको डिफॉर्मेशन के लिए। लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिफॉर्म द मेटल बिकॉज द शियर स्ट्रेस गेट्स रिड्यूस एट द हायर टेम्परेचर। जो शियर स्ट्रेस है ना, वो आपको रिड्यूस हो जाएगा। हेंस द दिस प्रोसेस रिक्वायर लेस फोर्स। ये आपको कम फोर्स लगेगा, जो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसमें कम होगा, आपको लेस पावर का मोटर आपको लगेगा, आपको लेस फोर्स लगेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। कोल्ड वर्किंग में आपको पावर रोलिंग मिल है, रोलिंग मिल के लिए आपको पावर ज्यादा लगेगा, लेकिन हॉट वर्किंग में आपको जो है पावर आपको आपको कम लगेगा। ये इसमें एडवांटेज है ना। सातवां आपको एडवांटेज है, इफ द रेट ऑफ द वर्किंग इज प्रॉपरली कंट्रोल। जो टेम्परेचर और रेट ऑफ वर्किंग अगर सही ढंग से करते हैं तो ए वेरी फेवरेबल ग्रेन साइज कुड बी अचीव, है ना। एक फेवरेबल ग्रेन साइज आपको मिल जाता है ना, जो कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी को आपको इंप्रूव कर देता है। तो ये आपको सातवां एडवांटेज है। आठवां आपको एडवांटेज है, लार्ज डिफॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लिश मोर रैपिडली। रोलिंग में जैसे सीट का थिकनेस कम कर देते हैं ना, तो लार्ज डिफॉर्मेशन, लार्ज लार्ज रिडक्शन इन एरिया आज पॉसिबल इन द केस ऑफ द हॉट वर्किंग। आपने गर्म किया हुआ है, प्लास्टिक स्टेट में मटेरियल है, तो आपको जो है लार्ज डिफॉर्मेशन आपको फिजिबल है, लार्ज डिफॉर्मेशन आप कर सकते हैं। लार्ज डिफॉर्मेशन आप उसमें हॉट वर्किंग प्रोसेस में आप इसको कर सकते हैं। जो रिडक्शन एरिया है, थिकनेस है, वो इसमें आप ज्यादा कर सकते हैं। नाइन्थ जो आपको एडवांटेज है, बहुत खूबसूरत एडवांटेज है कि इसमें आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस आपको प्रोड्यूस नहीं होगा। नंबर जो एडवांटेज है काफी खूबसूरत है कि भाई जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होगा उसमें आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस बनेगा, लेकिन इसमें आपको रेसिडुअल स्ट्रेसेस नहीं बनेगा। ये आपको एडवांटेज है। कंसंट्रेट इम्प्योरिटी if any in the metal are distinguished and distributed throughout the metal। जितने इम्प्योरिटी है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू आउट द मेटल, आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपको 10th जो है मेरिट है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 11th एडवांटेज है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, स्पेशली द इलोंगेशन, रिडक्शन ऑफ द एरिया एंड आइजेड वैल्यू आर इंप्रूव्ड। रिडक्शन ऑफ द एरिया विल बी गेट इंप्रूव, इसमें ज्यादा आप रिडक्शन इन एरिया कर सकते हैं। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जो ग्रेन साइज के इलोंगेशन होने से जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है ना, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो ग्रेन्स आपको इक्वी डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उससे आपको स्ट्रेंथ जो है ज्यादा मिलेगा। आपको मेटल का जो स्ट्रेंथ है वो आपको ज्यादा मिलेगा।
है ना। तो ये आपको 11th एडवांटेज है। और 12th एडवांटेज है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मटेरियल विल बी गेट इन द केस ऑफ द हॉट वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि ये हॉट वर्किंग प्रोसेस में आपको डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ द अलाइ कांस्टेंट विल बी देयर। एक मेटल का, एक एटम का ट्रांसफर इधर से उधर होगा प्लास्टिक स्टेट में, तो यूनिफॉर्मिटी विल बी देयर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मटेरियल विल बी देयर, है ना। impurity namely cementite in the steel, तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मटेरियल विल बी देयर एंड द डिफ्यूजन जो आपको होगा, ये आपको सारे आपको मेरिट्स हैं। तो मैंने आपको हॉट वर्किंग क्या है उसके 12 मेरिट्स आपको बताए। व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ द हॉट वर्किंग प्रोसेस, जो एडवांटेज है हॉट वर्किंग प्रोसेस के, और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द हॉट वर्किंग क्या है, हॉट वर्किंग का आपको इफेक्ट क्या है, क्या इफेक्ट करेगा जब मेटल के प्रॉपर्टी में, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है इफेक्ट होगा ये हॉट वर्किंग प्रोसेस के करने के बाद। हॉट वर्किंग क्या है ये मैंने आपको यहां पर आपको बताया कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर काम करने से आपको जो है हॉट वर्किंग प्रोसेस कहलाता है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी मैं आपको ऑलरेडी जो है पहले से भी मैं आपको डिफाइन करता आ रहा हूं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का भी क्या डिफिनेशन है वो आप यहां पे चेक कर लीजिए। व्हाट आर द डिफिनेशंस ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, वो भी आप जो है मैं पहले से भी आपको बताता आ रहा हूं। वी चेक अगेन दैट द व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिक्रिस्टलाइजेशन? रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब है इफ द टेम्परेचर इज सफिशिएंटली हाई, the growth of the new grains is ejected in the metal, है ना। न्यू ग्रेन्स उसमें बनेंगे, न्यू ग्रेन्स स्टार्ट ग्रोइंग एट द लोकेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रेसेस काउच, जहां पर जो है इंटरनल स्ट्रेसेस आपको हाई टेम्परेचर बनने से, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने से होता है, तो आपको न्यू ग्रेन्स आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ग्रेन्स इज नाउन एज द रिक्रिस्टलाइजेशन। रिक्रिस्टल जिसको बोलते हैं ना, रिक्रिस्टल वर्ड वहीं से आ गया कि रिक्रिस्टल होना शुरू हो जाता है। एंड इट इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन द मेटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द एंटायरली न्यू ग्रेन्स। और ये रिक्रिस्टलाइजेशन तब कंप्लीट होगा कि सारे न्यू ग्रेन्स आपके बन गए। एंड द टेम्परेचर at which the recrystallization is completed is known as the recrystallization of the metal, है ना। जिस पे आपको रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट होता है वो आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहलाएगा। It is this point which draws the line of difference between the cold working and the hot working process। रिक्रिस्टलाइजेशन ही जो है पॉइंट है जो कहता है कि ये कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है और ये हॉट वर्किंग प्रोसेस है, ये आपको लाइन है। Mechanical working of the metal below its recrystallization temperature is called as a cold working। मैकेनिकल वर्किंग ऑफ द मेटल बिलो इट्स रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे काम करने के लिए उसको कोल्ड वर्किंग बोलते हैं। एंड दैट अकम्प्लिश्ड अबव दिस टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट इज नॉन एज द हॉट वर्किंग। मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट हर एक मेटल का अलग होगा, अलग अलग होगा। आयरन का अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, सभी का अलग अलग होगा। मेल्टिंग पॉइंट, बर्निंग पॉइंट सबका अलग अलग होगा। तो मेल्टिंग और बर्निंग पॉइंट के बिलो, है ना, ये आपको रिक्रिस्टलाइजेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको कहलाता है। ये आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आपको यहां पर आपको कहलाता है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन का आपको जो मतलब है वो आपको समझ में आ गया। फिर से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि व्हाट इज द हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग प्रोसेस क्या है। हॉट वर्किंग प्रोसेस
वह प्रोसेस है जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर आप जब काम करेंगे तो उसको हॉट वर्किंग प्रोसेस आपको बोला जाता है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर काम करने पे उसको हॉट वर्किंग बोला जाता है। कुछ मेटल्स हैं, लेड हो गया, टीन हो गया, इसके रूम टेम्परेचर पे ही उसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको आपको रिक्रिस्टलाइजेशन आपको लो टेम्परेचर पे ही होता है, एट रूम टेम्परेचर ही, तो इस पे ही आपको हॉट वर्किंग आपको हो जाता है ना। तो ये आपको हॉट वर्किंग का मतलब हुआ। हॉट वर्किंग का मतलब है कि आप रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर काम करेंगे और उसमें आपको ग्रेन ग्रोथ होगा, आपको ग्रेन ग्रोथ होगा। द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ग्रेन विल टेक प्लेस, है ना। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, देन द रिजल्टेंट ग्रेन साइज एंड द वुड फाइन विल बी देयर। दिस इज द hot working process. Effect of the hot working on the mechanical property, है ना। क्या क्या इफेक्ट होते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे, वो हम लोग फिर से आपको यहां पर बता देते हैं। द प्रोसेस इज जनरली परफॉर्म एट ए सच टेम्परेचर दैट मेटल डज नॉट वर्क हार्डन। मेटल जो वर्क हार्डन नहीं होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, है ना। और पीबी और एसएन का आपको रूम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं और उसी पे आपको जो है आपको आपको रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। Rising the metal temperature lowers the stresses required to produce the deformation and increase the possible amount of the deformation above the excessive work hardening is taken place. Rising the metal temperature को राइज देर करने से ये स्ट्रेसेस आपका रिड्यूस हो जाता है। जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो कोल्ड वर्किंग में बनता है ना, वो आपको हॉट वर्किंग में नहीं होता है। कोल्ड वर्किंग में इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाते हैं, उसमें टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करते हैं और प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें इंटरनल स्ट्रेसेस बन जाता है। इसमें आपको इंटरनल स्ट्रेसेस आपको नहीं बनेगा। तो इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं बनते। दूसरा, जो आपका डिफॉर्मेशन का अमाउंट है ना, वो उसमें आप ज्यादा कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वर्किंग। डिफॉर्मेशन ज्यादा कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ द डिफॉर्मेशन आप ज्यादा कर सकते हैं। तो कई तरह के मैंने हॉट वर्किंग प्रोसेस आपको दिखाए थे, तो उसमें आपको डिफॉर्मेशन हर एक तरह के प्रोसेस में आप ज्यादा कर सकते हैं, है ना। जहां पर आपको लार्ज डिफॉर्मेशन करना है, इफेक्ट नंबर 3, तो वहां पर आपको हॉट वर्किंग ही करना होगा, कोल्ड वर्किंग से काम आपको नहीं चलेगा। हॉट वर्किंग इज प्रिफर्ड वेयर द लार्ज डिफॉर्मेशन हैव टू बी परफॉर्म्ड। लार्ज डिफॉर्मेशन करना है, ज्यादा आपको सीट का थिकनेस घटाना है, तो आपको हॉट वर्किंग में ही आपको जाना पड़ेगा, हॉट वर्किंग में जाना पड़ेगा, कोल्ड वर्किंग से काम नहीं चलेगा। हॉट वर्किंग प्रोसेस, एनीलिंग का इफेक्ट यहां पर अभी भी मैंने आपको डिस्कस किया था, ये चौथे नंबर पॉइंट पे कह रहा है कि सेल्फ एनीलिंग का इफेक्ट उसमें आऊगा और नॉट स्टेन हार्डन विल बी देयर। स्टेन हार्डन उसमें आपको नहीं होगा। एनीलिंग का जो है इफेक्ट इसमें आपको आ जाएगा। 5वां नंबर एडवांटेज कर रहा है कि आपको जो आपको नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी है वो आपको खत्म हो जाएगा, जो कंपोजिशनल इरेगुलरिटी है वो आपको खत्म हो जाएगा, है ना। जो कंपोजिशनल इरेगुलरिटी है वो आपको खत्म हो जाएगा, नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी है वो आपको इसमें आपको खत्म हो जाएगा। ये 5वां एडवांटेज है, आपको इफेक्ट है। छठा इफेक्ट है, इट रिफाइंस द ग्रेन स्ट्रक्चर। ग्रेन स्ट्रक्चर में आपको रिफाइनमेंट हो जाएगा। द कोर्स कॉलमनर डेंड्राइट्स ऑफ द कास्ट मेटल आर रिफाइंड टू द स्मॉलर इक्विएक्सेस्ट ग्रेन, है ना।
सरफेस फिनिश ऑफ द हॉट वर्क मेटल इज नॉट नियरली गुड। ये आपको 7वां इफेक्ट है कि सरफेस फिनिश में पहले भी इसको डिस्कस किया था कि अगर आपको अच्छा सरफेस फिनिश चाहिए तो आपको कोल्ड वर्किंग में आपको जाना होगा। इसमें ऑक्सीडेशन होता है, हायर टेम्परेचर पे काम होता है, और ऑक्सीडेशन होने से, स्केलिंग होने से आपको जो है, आपको सरफेस फिनिश जो है आपको बढ़िया नहीं मिलेगा। इसमें जो सरफेस है ना, सरफेस में स्केलिंग आपको मिलेगा। तो इसीलिए इसके जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जहां पर आपको सरफेस फिनिश का सरिया वगैरह जैसे प्रोडक्ट है, फ्लैट एंगल जो प्रोडक्ट है, जो आपको सिविल कंस्ट्रक्शन में आपको यूज होता है, कि वहां पर आपको बीम बनाना है, पिलर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, जहां सरफेस फिनिश का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पर आपको हॉट वर्किंग का जितने प्रोडक्ट्स हैं उसको आपको हॉट वर्किंग में प्रोडक्ट्स में आप यूज कर सकते हैं।